हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम लिंग अर्थात जेंडर को पढ़ेंगे तथा इसके भेदों को समझेंगे। इसके साथ ही लिंग परिवर्तन के नियम एवं लिंग पहचान को जानेंगे। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। चलिए सीखते हैं लिंग क्या है। लिंग संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। सरल शब्दों में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि संज्ञा शब्दों के जिस रूप से, ठीक है, उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का पता चलता है, उसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता चलता है, उसे ही लिंग कहते हैं। जैसे पुरुष जाति के अंतर्गत बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि, वैसे ही स्त्री जाति के अंतर्गत गाय, बकरी, मोरनी, मोहिनी, लड़की आदि। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को कहते हैं और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा या तो पुल्लिंग होगी या स्त्रीलिंग होगी। हिंदी भाषा के अंतर्गत लिंग के दो भेद किए गए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। बाकी कई सारी भाषाओं के व्याकरण में हमें लिंग के तीन भेद मिलते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। इंग्लिश में भी हमें तीन ही भेद देखने को मिलते हैं, लेकिन हिंदी में दो भेद हैं। इसीलिए सारे जो भी पदार्थ है कि नहीं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी दो ही भागों में, दो ही लिंगों में विभक्त हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। ओके, तो आगे देखते हैं लिंग के भेद को। तो लिंग के भेद, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे कि मैंने कहा, हिंदी में सारे पदार्थ, शब्द, चाहे वे चेतन हो या जड़, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों लिंगों में विभक्त हैं। स्त्रीलिंग क्या है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चिड़िया, बकरी, बच्ची, नानी, दादी, मासी, माता, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। वैसे ही पुल्लिंग जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे पिता, दादा, नाना, मामा, चाचा, बच्चा, बंदर आदि। तो ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो ये सब सजीव हैं, तो इनका लिंग निर्धारण करना आसान है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं का हम लिंग निर्धारण कैसे करें? तो चलिए हम देखते हैं कि लिंग की पहचान कैसे किया जाए। तो लिंग की पहचान, सजीव संज्ञाओं का लिंग निर्धारण करना सरल है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं में तो लिंग निर्धारण के लिए परंपरागत नियमों का ही सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो जो निर्जीव वस्तु है उनके लिए कुछ नियम है, उसी के अनुसार हमें उनका पुल्लिंग रूप जानने को मिलेगा कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग निर्धारण के कुछ आधारभूत नियम, तो ये वो नियम है जिसके आधार पर आप निर्जीव वस्तुओं के लिंग को पहचान सकते हैं और उसी अनुसार वाक्य को बना सकते हैं। तो कुछ विशेषण समूहों के शब्द सदैव पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं वो? देशों के नाम, तो देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। तो जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, जापान, अफगानिस्तान, चीन, अमेरिका, तो जितने भी देश हैं उन सब का नाम पुल्लिंग है। ठीक है, वो पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में श्रीलंका है जो कि स्त्रीलिंग जाति में आती है। ठीक है, तो अगर आप इन सभी से वाक्य बनाए तो आप पुल्लिंग वाक्य ही आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और अगला है वृक्षों के नाम, आम, केला, अखरोट, अशोक, अनार, बरगद, पीपल, चीड़, शीशम। तो वृक्षों के नाम भी क्या पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही ग्रहों के नाम मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, सूर्य, ये सभी पुल्लिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ सवाल ये है कि राम की बहन अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ पर राम पुल्लिंग है, तो इसके बाद पुल्लिंग वाले परसर्ग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग वाले परसर्ग क्यों आए? वैसे ही भारत के लिए अगर देखें तो भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत तो पुल्लिंग शब्द में आते हैं कि नहीं, भारत तो पुल्लिंग है, देशों के नाम पुल्लिंग में आते हैं, तो भारत भी पुल्लिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर की क्यों आया, कहा क्यों नहीं आया? तो इसका जवाब ये है कि जब भी किसी दो संज्ञाओं के बीच संबंध अगर बताया जा रहा है तो वहाँ पर जो दूसरा शब्द है, दूसरा जो संज्ञा है, उसका जो लिंग है वही लिंग यहाँ पर संबंध के परसर्ग के रूप में आएगा। जैसे कि राम की बहन सुंदर है, तो यहाँ पर दूसरा जो संज्ञा है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर जो संबंध कारक कौन सा लगेगा? स्त्रीलिंग वाला ही लगेगा। ठीक है, की। वैसे ही भारत की राजधानी दिल्ली है, तो यहाँ पर भारत भले ही पुल्लिंग है, लेकिन उसके बाद जो आया है क्या? राजधानी, जो कि क्या है? स्त्रीलिंग है, तो उसके अनुसार वहाँ पर जो परसर्ग है, संबंधवाचक जो परसर्ग है वो क्या है? स्त्रीलिंग आया है। तो वैसे ही आपको कई सारे ऐसे वाक्य मिलेंगे जहाँ पर आपको इस तरीके से संबंध परसर्ग को बैठाना होगा। ठीक है, संबंध दिखाने के लिए। जैसे सीता का भाई, ठीक है, कि भाई पुल्लिंग है, तो उसी आधार पर यहाँ पर जो संबंध कारक क्या लगा है? का। ठीक है, तो यहाँ पर आप गलती मत करिएगा,
इसे समझना है हमें कि दूसरे शब्द के अनुसार ही जो संबंध के लिए जिस कारक का हम प्रयोग करते हैं, संबंध कारक को, दूसरे शब्द के लिंग के अनुसार ही वहां पर हमें उसे परिवर्तित करना होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और भी कई समूह हैं जो केवल पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे पर्वतों के नाम विंध्याचल, हिमालय, नीलगिरी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। समय, दिनों एवं महीनों के नाम भी पल, सेकंड, मिनट, घंटा, सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसी प्रकार महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो। अपवाद के रूप में तारीख और तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली तारीख, पूर्णिमा, सुबह, शाम, दोपहर तथा रात भी स्त्रीलिंग है। तो ये अपवाद है। तो आपको इन अपवादों को भी जानना होगा कि कौन कौन से अपवाद हैं, ताकि आप गलती ना करें। वैसे ही जलीय और स्थलीय भागों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रांत, प्रदेश, जिला, ग्राम, नगर। ठीक है, फिर अपवाद के रूप में नहर, नदी, झील, ये स्त्रीलिंग है। रत्नों एवं धातुओं के नाम भी, जैसे सोना, हीरा, मोती, पन्ना, लोहा, मूंगा, मणि। ठीक है, ये सब पुल्लिंग है, लेकिन अपवाद के रूप में चांदी एवं मणि स्त्रीलिंग है और इनका प्रयोग आप स्त्रीलिंग के रूप में करेंगे। वैसे ही शरीर के अवयवों के नाम मस्तिष्क, माथा, मन, कान, होठ, दांत तथा पैर, बाल और मुंह, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद के रूप में आँख, नाक, कोहनी, जीभ, कांक, चमड़ी, त्वचा, एड़ी, पलखे, जांग, कलाई और उंगली, ये सब स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग। वैसे भी और भी है, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूं, चना, बाजरा, जौ, चावल, ये सब क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में फिर जय, ज्वार और मक्की, ये सब स्त्रीलिंग के रूप में आते हैं। वैसे ही द्रव पदार्थों के नाम घी, तेल, पानी, दूध, शरबत, सिरका, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। वैसे अपवाद के रूप में चाय और लस्सी स्त्रीलिंग में आते हैं। वैसे ही प्राणीवाचक शब्दों में पुरुष जाति के बोधक, जैसे आदमी, पुरुष, बालक, युवक, पिता, वृद्ध, लड़का, भाई, मामा, चाचा, शेर, सांप, खरगोश, चीता, बिच्छू, मच्छर, गरुड़, गैंडा, पशु, पक्षी, ये सब पुल्लिंग है। समूहवाचक शब्द में परिवार, कुटुंब, मंडल, दल, संघ, समूह, हाथियों का झुंड, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपवाद के रूप में कक्षा, भीड़, सेना स्त्रीलिंग है। वर्णमाला के अक्षर भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जाति के अंतर्गत विभक्त किए गए हैं, जैसे आ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, च, छ, प, फ, त, थ, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। और अपवाद के रूप में ई, बड़ी ई, री स्त्रीलिंग है। वैसे ही न, आव, पन, पा, त्व प्रत्ययों से बने शब्द भी पुल्लिंग होते हैं। तो जैसे जागना, ठीक है, तो न आया पीछे, सोना, हंसना, रोना, बैठना, चलना, छिपना, बहाव, दुराव, छिपाव, बचपन, लड़कपन, मोटापा, बुढ़ापा, महत्व, दानत्व, मानत्व आदि सब पुल्लिंग है। तो इन सारे प्रत्ययों से बनने वाले शब्द भी क्या, पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे है स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ आधारभूत नियम। अब जैसे हमने पुल्लिंग को देखा कि कौन कौन सी वस्तुएं पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, अब यहाँ पर हम स्त्रीलिंग वाले देखेंगे। तो स्त्रीलिंग की पहचान के कुछ नियम है, जैसे इकारांत और ईकारांत निर्जीव संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब इकारांत और ईकारांत क्या है, तो जिस शब्द के अंत में, ठीक है, ई आए, समझ लीजिए वो ईकार अंत है, मतलब ईकार अंत, अंत क्या हो, ई से हो, और फिर जिस शब्द के अंत बड़ी ई से हो, निर्जीव संज्ञाएं हो, तो वो भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। जैसे निधि, देखिए ध में छोटी है कि नहीं, रात्रि, चाबी, नई, हंसी, खुशी, चटनी, रोटी, नदी, सर्दी, गर्मी, सब्जी, इलायची। तो ईकारांत मतलब जिसके अंत में ई है, जिस शब्द के अंत में ई है, और ईकारांत जिस शब्द के अंत में बड़ी ई है, वो भी क्या, स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आएगी। लेकिन अपवाद के रूप में पानी, मोती, घी और दही ई में समाप्त होने वाले पुल्लिंग संज्ञा है। आगे है आई, आहट, आवट, इया, ई आदि प्रत्ययों से बने संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग के रूप में जानी जाती है। जैसे सिलाई है कि नहीं, जो इन जैसे जो आई प्रत्यय जिसमें लगा हो, आहट प्रत्यय जिसमें लगा हो, आवट, इया, ई जो आदि प्रत्यय जिसमें लगा हो, और जिस शब्द के अंत में ये प्रत्यय लगे हो, वो भी स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या है वो, तो आई से देखिए कौन कौन शब्द बनते हैं, सिलाई, पढ़ाई, कढ़ाई, मिठाई, चढ़ाई, लंबाई। आहट से हकलाहट, तुतलाहट, घबराहट, चिल्लाहट। आवट से मिलावट, थकावट, सजावट, बनावट, लिखावट। इया से लुटिया, डिबिया, चूहिया, गुड़िया। ई से सर्दी, गर्मी, अमीरी, गरीबी, दूरी, सूखी, गीली। तो आई, आहट, आवट, इया और ई प्रत्यय से बने शब्द भी स्त्रीलिंग जाति के माने जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब।
लिपियों, भाषाओं और बोलियों के नाम भी अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे देवनागरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, फारसी, हिंदी, रोमन, अवधी, ये सब क्या है, ये भी स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। वैसे ही तिथियों के नाम प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी आदि भी स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। वैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, कोसी, गोदावरी, नर्मदा, ये सब स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है, ठीक है। शरीर के कुछ अंगों के नाम जैसे आँख, नाक, गर्दन, हथेली, जांग, टांग, पलक, जो हमने अभी पुल्लिंग के नियमों में बात की थी, तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। वैसे अंत में आ लगने वाले तत्सम शब्द बहुधा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे शिक्षा, प्रतिमा, कक्षा, योग्यता, गुणवत्ता, ठीक है। अंत में जो आ लगकर खत्म होता है, ठीक है, जो शब्द, वो भी क्या स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आते हैं। वैसे आकार की दृष्टि से देखा जाए तो प्रायः छोटी चीजें स्त्रीलिंग होती है, जैसे पंखी, डिबिया, खटिया, लुटिया, डोरी, कटोरी, ठीक है नहीं। तो ये आकार की दृष्टि से क्या है, छोटी चीजें हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग जाति के अंतर्गत आती है। तो ये थे कुछ नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द और पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है, जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों को हमने पढ़ा। अब आते हैं लिंग परिवर्तन की ओर। तो लिंग परिवर्तन कैसे करें? अब हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलना सीखते हैं। तो अ और आ को ई में बदलकर, तो जिस पुल्लिंग शब्द का अंत अ और आ से होता है उसे हम ई लिखकर बदल सकते हैं स्त्रीलिंग में। तो जैसे सुंदर, सुंदरी, ठीक है, अंत में ई लगा है। वैसे मामा, मामी, अंत में ई लगा है, बड़ी ई है कि नहीं। नर, नारी, तो ऐसे और भी कई शब्द हैं, लेकिन हम फिलहाल इन 3 ही उदाहरण को देखते हैं। और एक नियम है आ को ईया में बदलकर, ठीक है। अगर किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे आ लगा है तो उसे हम ईया में बदलकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़ा, चिड़िया, लोटा, लुटिया, गुड्ढा, गुड़िया, ठीक है। तो वैसे ही अगर किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में बड़ी ई लगा हो तो हम इणी या इनी में बदलकर उसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे योगी, योगिनी, सन्यासी, सन्यासिनी, स्वामी, स्वामिनी, हितकारी, हितकारिणी, ठीक है। तो ई को इणी या इनी में बदलकर। वैसे ही किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में अक लगा हो तो हम इका में बदलकर उसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। तो लेखक, लेखिका, गायक, गायिका, धावक, धाविका, नायक, नायिका। वैसे ही यदि किसी पुल्लिंग शब्द के अंत में वान लगा हो तो उसे वती में बदलकर, और मान लगा हो तो मति में बदलकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे ज्ञानवान तो ज्ञानवती, रूपवान, रूपवती, धनवान, धनवती, प्राणवान, प्राणवती, ठीक है। तो वैसे ही आगे देखते हैं। कई कई पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ लगा होता है, उसे हम नी लगाकर भी स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे चांद, चांदनी। आपको पता है कि यहाँ पर द क्या है, द के साथ अ संयुक्त है, किसी भी पूर्ण व्यंजन के साथ अ जुड़ा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ जुड़ा हुआ है, तो चांद, तो यहाँ पर अ छुपा हुआ है, तो यहाँ नी लगाकर हम इसे स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो चांद, चांदनी, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, जाट, जाटनी, ठीक है। कुछ संज्ञा शब्दों के अंतिम स्वर अ में आनी या आनी लगाकर, ठीक है। तो किसी किसी संज्ञा शब्द के अंत में अ लगा रहता है, उसमें आनी या आनी लगाकर हम उसे स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्रानी, जेठ, जेठानी, ठीक है। अंत में आ लगाकर भी हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं कई सारे शब्दों को, जैसे बाल, बाला, प्रिय, प्रिया, मूर्ख, मूर्ख, सुत, सुता, ठीक है। तो आगे है व्यवसाय या जाति सूचक शब्दों के अंत में इन या आइन लगाकर, ठीक है। तो कोई भी व्यवसाय या जाति सूचक जो पुल्लिंग शब्द है उसमें हम इन या आइन लगाकर उसे स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। जैसे जुलाहा तो जुलाहिन, है कि नहीं। पंडित, पंडिताइन, धोबी, धोबिन, ग्वाला, ग्वालिन। वैसे ही कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ऐसे कोई नियम लागू नहीं होंगे, इसके लिए अलग सा ही शब्द होता है, इसलिए स्वतंत्र शब्द इसे कहते हैं। जैसे पिता, माता, भाई, भाभी, युवक, युवती, मर्द, औरत, ठीक है। तो ये स्वतंत्र शब्द हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनमें क्रमशः मादा व नर जोड़ना पड़ता है। तो कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि केवल और केवल पुल्लिंग के लिए बने होते हैं या केवल और केवल स्त्रीलिंग के लिए ही बने होते हैं। तो ऐसे में हम इन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कैसे बनाएं, नर या मादा जोड़कर। अगर वो स्त्रीलिंग, अगर हम उस शब्द को स्त्रीलिंग बनाना चाहते हैं तो हम उसके पहले मादा जोड़ देंगे। अगर हम उसे किसी स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग शब्द को अगर पुल्लिंग बनाना चाहते हैं तो हम उसके आगे क्या जोड़ देंगे, नर जोड़ देंगे। जैसे चीता, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द है, नित्य पुल्लिंग शब्द है, तो इसको अगर हम स्त्रीलिंग बना देंगे तो हम लिखेंगे मादा चीता। खरगोश, मादा खरगोश। भालू,
मादा भालू, उल्लू, मादा उल्लू, खटमल, मादा खटमल, गेंडा, मादा गेंडा। ठीक है, तो इनके लिए कोई भी अलग से शब्द नहीं है, बल्कि मादा और नर लगाकर हम इन्हें अलग कर सकते हैं। वैसे ही जो नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, मक्खी, तो इसको अगर पुल्लिंग के रूप में बदलना हो तो नर मक्खी, चींटी, नर चींटी, कोयल, नर कोयल। वैसे ही मछली, नर मछली, गिलहरी, नर गिलहरी, छिपकली, नर छिपकली। तो ये थे कुछ लिंग परिवर्तन के नियम। इसी नियम के आधार पर हम स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग में और पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदल सकते हैं। और हमने कई सारे ऐसे शब्द भी देखे जो कि केवल स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, और कई सारे ऐसे शब्द भी देखे जो केवल पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, हमने लिंग के भेदों को जाना और उन भेदों के अंतर्गत आने वाले शब्दों को भी जाना। तो उम्मीद है आपको यह विषय लिंग समझ में आ गया होगा। कुछ समस्या हो तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने इससे पहले भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पर अपनी वीडियो बनाई है, तो आप उसे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।